तो ये है कमोडिटी मार्केट की इस वक्त की सबसे बड़ी टॉप हेडलाइंस। लेकिन याद रखिए आज नॉन एग्री मार्केट में काफ़ी एक्शन दिखा है। कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से तेज़ी दिखी है। अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए और रशिया की बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर बड़े सैंक्शन लगने से ग्लोबल सप्लाई कम होने की उम्मीद है। याद रखिए रशिया एक बड़ा प्लेयर है ग्लोबल ऑयल मार्केट में, और अगर रशिया पर सैंक्शंस लगते हैं और वो कच्चा तेल मार्केट में नहीं आता तो सप्लाई कम होगी, जिसके चलते कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। और इसी के चलते आज करीब 2 से 2.5% की तेजी ग्लोबल मार्केट में भी दिखी है, और इसी के चलते करीब $65 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल ग्लोबल मार्केट में कारोबार करता हुआ। इसी के साथ प्रेशियस मेटल्स बास्केट यानी सोने और चांदी में भी मुनाफा वसूली दिखी है। पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट सोने की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल से करीब 6 से 6.5% की गिरावट पिछले कुछ दिनों में दिखी है। तो हाँ, मुनाफा वसूली ग्लोबल मार्केट में प्रेशियस मेटल्स मार्केट में दिखी है। हालांकि MCX पर सोना आज भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ 1,22,970 के लेवल्स के आसपास। इसी के साथ चांदी की बात करें तो जैसे मैंने बताया प्रेशियस मेटल्स में इस साल अब तक काफ़ी अच्छे गेंस दिखे हैं और MCX पर वो गेंस अभी भी कंटिन्यू होते हुए नजर आए। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान आज कमोडिटी शो पर जुट चुके हैं। अंकित कपूर को फाउंडर और डायरेक्टर कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से, इसके अलावा प्रथमेश माल्या एंजल वन से एनालिस्ट, कमोडिटी एनालिस्ट, और राजेश रोकड़े चेयरमैन GJC से। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर सभी का हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। प्रथमेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ग्लोबल मार्केट में मुनाफा वसूली सोने और चांदी में दिखी है ऑल टाइम हाई लेवल से, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से MCX पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? सर आपका माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। प्रथमेश जी, हाँ ठीक है। मेरे ख्याल से रैली ओवर एक्सटेंडेड थी और ये करेक्शन जो है वो पॉसिबली होने के कगार पर ही थी और काफी अच्छी करेक्शन हुई है मेरे ख्याल से। हालांकि आज के सेशन में ये पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, बट मेरे ख्याल से इसको हर उछाले में बेचना चाहिए फिलहाल। और न्यूज़ फ्लो में मेरे ख्याल से US और इंडिया की तरफ से भी काफी अच्छे संकेत दिखाई दे टैरिफ के घटने के। तो मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर एक बार के लिए यहाँ पे और नीचे जाने की उम्मीद कर सकता है, यहाँ से करीब और 1,500 से 2,000 सोने में और चांदी में करीब 1,000-1,500 गिरने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,23,200 पर बेचना चाहिए, 1,23,600 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नीचे में 1,22,300। उछाल पर बेचने की सलाह यहाँ पर सोने और चांदी पर होगी। अंकित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी यही होगी कि अगर तेजी दिखे सोने और चांदी में तो शायद बिकवाली की राय ही रखनी चाहिए? पिछले 60 दिनों से लगातार तेजी चली थी, उसके बाद में केवल एक करेक्शन है और हमने देखा है कि 8 से 9% का करेक्शन गोल्ड के अंदर हो चुका है। तो उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा अभी अग्रेसिव रहूंगा गोल्ड के अंदर तेजी के लिए ही। तो मेरा मानना है कि गोल्ड के अंदर अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गिरावट अगर मिलती है 1,21,500 1,22,000 के आसपास तो खरीदारी कर सकते हैं। 1,19,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में 1,26,000 1,27,000 तक के टारगेट वापस देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो इंडियन मार्केट में ट्रेडर्स को सेल करने की जो इतनी बड़ी गिरावट आई है उसमें मौका नहीं मिला है, तो वो मौका वापस से एक बार मिलेगा। तो आने वाले टाइम में 1,26,000 1,27,000 के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। वहां से वापस से एक बार बिकवाली की राय रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है और आने वाले टाइम में 3 से 4 महीने में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल्स को क्रॉस करता हुआ 1,35,000 1,36,000 अगर अगले 3 महीने में गोल्ड क्रॉस कर जाता है तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो ये नजरिया यहाँ पर सोने और चांदी के दामों पर आता हुआ, लेकिन तेजी के बावजूद और हाल फिलहाल में जो मुनाफा वसूली दिखी है ग्लोबल मार्केट में, उसके बावजूद डिमांड पर क्या असर हुआ है ये बताने के लिए हमारे साथ GJC से राजेश रोकड़े भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अगर आप हमें बता पाए डिमांड के किस तरह के ट्रेंड्स रहे हैं इस समय, दिवाली में किस तरह की डिमांड रही, और क्या आपको लगता है कि डिमांड रिकवर होती हुई नजर आएगी अगले कुछ महीनों में जब वेडिंग सीजन भी शुरू होगा? बिल्कुल। देखिए, फेस्टिव सीजन के बाद वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है और जिस तरीके से फेस्टिव सीजन ने सपोर्ट किया है और जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने जो GST पे 2.0 सबके सामने लाया था, इस वजह से मार्केट में अच्छा खासा सेविंग हुआ था जनरल पब्लिक का। तो इस वजह से सभी मार्केट गुलजार हुए हैं, सबके सामने फिगर्स ऑलरेडी आ चुके हैं।
तो इस वजह से फेस्टिव सीजन सबका अच्छा गया है और वेडिंग सीजन इसके बाद ही स्टार्ट होता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से गोल्ड की इंडस्ट्री थोड़ी सी बहुत अलग है, गोल्ड में ऐसा है कि गोल्ड अगर एक ही रेट रहता है तो लोग इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, फिर कम होता है तो ही इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या रेट बढ़ते हैं तो इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अभी ये जिस तरीके से पिछले 5 से 6 महीने में हमने एक रैली देखी है गोल्ड में, निरंतर बढ़ने वाली, तो इसमें करीब $1,000 जो पिछले 6 महीने में बढ़ा है, तो इसके वजह से लोगों का एक वन साइडर बाइंग पावर हम लोग ने देखा है। और इसके साथ अभी जो करेक्शन आया है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अभी ये 3 पॉइंट को बहुत माइन्यूटली हमें समझना पड़ेगा। ये मार्केट का ठहराव है, ये पतन नहीं। और खास बात यह है कि ये ब्रीदिंग पीरियड है एक तरह से, और ये करेक्शन है, ये क्रैश नहीं है। तो अभी भी गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद होने के कारण ये करेक्शन में अभी भी लोग वेडिंग सीजन की खरीदारी करने के लिए बाहर निकले हैं। जैसे ही ये परसों रात से खबर आनी शुरू हुई कि गोल्ड के रेट 6% से कम हो चुके हैं, 7% से कम हो चुके हैं, सिल्वर भी कम हो गई है, क्योंकि सिल्वर में तो प्रीमियम भी चल रहा था। तो ये इसके वजह से जो वेडिंग सीजन के जो कस्टमर थे वो फिर से मार्केट में आना शुरू हो गए। और जो लोग चूक गए थे आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले खरीदारी करने के लिए, ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, भाव जब गोल्ड के 1,30,000 जाके आज 1,23,000 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है तो ये काफी सस्ता लग रहा है। जबकि आज से 2 महीने पहले ही 1,01,000 का रेट था। उसके पहले सितंबर में मैं पिछले महीने जाता हूं तो 1,13,000 का रेट था। तो तब भी ये सोना बहुत महंगा लगता था, लेकिन ये 1,30,000 जाके 1,23,000 आ गया है। इस वजह से ये काफी सस्ता लगने लगा है। और ग्राहक अभी इसके लिए, अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह से और अगर इसमें करेक्शन आ जाता है, तो अच्छी खासी भीड़ मार्केट में अवेलेबल रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और इसी के साथ एक और सवाल राजेश जी आप ही से पूछना चाहूंगी। आपने बताया कि डिमांड और आउटलुक, प्राइस आउटलुक अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड वर्सेस कंजम्पशन डिमांड को कंपेयर करें तो वेडिंग सीजन की खरीदारी तो हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी कस्टमर्स गोल्ड बार्स खरीद रहे हैं? क्या उनको लगता है कि प्राइसेस अभी भी बढ़ते हुए नजर आएंगे? पहले देखता था 98% हम लोग ज्वेलरी बेचते थे और 2% हम लोग बुलियन या इन्वेस्टमेंट बायर हमारे पास होते थे। हाँ, पिछले 6 महीने में जिस तरीके से गोल्ड बढ़ा है, इस वजह से वो 2% से हम लोग 6%, 7% तक के इन्वेस्टमेंट बायर अभी आ चुके हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोगों के यहाँ पैसा तो होता है या उनके पास सेविंग्स होती है, लेकिन उनको गोल्ड में क्या खरीदना है वो नहीं पता होता है। इसलिए वो कई बार सोचते हैं कि मैं अभी सिर्फ रॉ गोल्ड लेके रखता हूँ, और इस वजह से ये 2% से 7% पे हमारा इन्वेस्टमेंट बाइंग बढ़ गया है। लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि जब कभी भी कोई बुलियन खरीदता है या कॉइन खरीदता है, कभी ना कभी उसे वो ज्वेलरी में ही परिवर्तन करता है। हमने ये देखा है कि जितना भी गोल्ड रॉ में बिकता है, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी ज्वेलरी बनाने के लिए किसी न किसी ज्वेलर्स के पास वो आता ही है। इसलिए इंडस्ट्री में रिसाइकल गोल्ड करीब करीब 300 से 400 टन के आसपास का रिसाइकल होता है। और मुझे लगता है कि एकमात्र ये कमोडिटी है जिसे यूज भी किया जा सकता है और इसे इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। इसके वजह से इसके लिए बहुत ज्यादा पूरे इंडियन कम्युनिटी का बहुत अट्रैक्शन है। ठीक है, और इसके अलावा अंकित, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, काफ़ी वेरिड व्यूज़ है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के दाम कहाँ तक बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर प्रेशियस और सेफ हेवन डिमांड कम होती है ग्लोबल मार्केट में, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो बढ़े हैं जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी दिखी है, अगर वो सेटल हो जाते हैं तो क्या सोने और चांदी के दाम में सब्सटैंशियल गिरावट दिखेगी करंट लेवल से? जी, सबसे पहले तो एक चीज है कि फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो अभी कोई चेंजेस नहीं आ गए हैं और रातों रात फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं। ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो बोला जा रहा है कि इंडिया में 50% से 15% टैरिफ कर देंगे, लेकिन वो 15% टैरिफ करने के बाद भी शर्तें बहुत सारी हैं कि रशिया से आपको ऑयल नहीं खरीदना है। उसके अलावा भी अगर बात करें तो चाइना के साथ में उनकी बातें चल रही हैं। जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं। रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। तो ग्लोबल टेंशन मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी कोई खत्म होने वाली है। और सेकंड चीज है, शटडाउन यूएस के अंदर कंटिन्यू है। तो ये केवल, जैसा भी राकेश सर ने बोला है वो बिल्कुल सही बात है कि केवल ये करेक्शन है। इसके अंदर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाइए। 1,32,000 बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन डेफिनेटली 1,22,000 से लेके 1,20,000 का जो लेवल है वो खरीदने के लिए काफी अच्छा अनुमान हो सकता है। आने वाले टाइम में जो ये आप बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ जो प्रेशर से थोड़ा सा रिलीज हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशर रिलीज होगा, क्योंकि डिमांड जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ती नजर आएगी। टोटल जो प्रोडक्शन है, अगर मैं ईयरली प्रोडक्शन की बात करूं तो 3,000 टन के आसपास का या 3,600 टन के आसपास का प्रोडक्शन रहता है, लेकिन जो डिमांड है वो 4,900 से 5,000 टन के आसपास रह रही है।
और सेंट्रल बैंक की तरफ से जो लगातार 3 साल से बाइंग चल रही है वो अभी भी कंटिन्यू है और सेफ हेवन डिमांड कंटिन्यू रहेगी ये आने वाले टाइम में। तो सेफ हेवन डिमांड कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, ये राय अंकित जी से आती हुई। प्रथमेश जी, लास्ट थॉट सेंट्रल बैंक की खरीदारी पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी। हाल फिलहाल में काफ़ी तेज़ी दिखी है, सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से भी काफ़ी कुछ कमेंट्री निकल कर आई ओवरनाइट। क्या आपको लगता है कि ये एक ट्रिगर होगा जिसके चलते स्ट्रक्चरल बुल रन अभी भी सोने का इंटैक्ट रहेगा और अगले 1-2 साल में और भी ज़्यादा एलिवेटेड लेवल सोने और चांदी पर दिखेंगे? आई थिंक पास्ट 3-4 इयर्स में अगर आप नंबर्स यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट 4,000 टन्स का ग्लोबल सप्लाई ऑफ गोल्ड में 1,000 टन्स सेंट्रल बैंक्स ने एक्यूमुलेट किया है ऑलमोस्ट हर साल पास्ट 3 इयर्स में, विच मीन्स आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जो प्रिंटर्स ऑफ मनी है वही क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दैट सेंस स्ट्रक्चरली बुल रन इसमें अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बिकॉज ये रन अप और रैली बहुत फटाफट आई है तो एक करेक्शन ड्यू है और वो करेक्शन कहाँ आके रोकेगी वो एक क्वेश्चन सा है फिलहाल के लिए। बट फिलहाल ऐसे आप मुझे पूछो कि स्ट्रक्चरली गोल्ड में वीकनेस है तो वो नहीं है, गोल्ड में अभी भी बुल रन जारी रहेगा, सारे फंडामेंटल फैक्टर सपोर्टिव है, वैसे कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ इस पर्टिकुलर अकाउंट पर। फंडामेंटल चेंज नहीं और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स अभी भी काफ़ी सपोर्टिव है, ये नज़रिया आता हुआ। इस बीच हमारे साथ निर्मल बांग के हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च कुणाल शाह भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, अभी अभी हम सोने और चांदी पर चर्चा कर रहे थे, अगर आप अपनी राय दे पाए, क्या आपको लगता है कि 6% की गिरावट जो ऑल टाइम हाई लेवल से दिखी है ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में, क्या वो एक्सेलरेट होती हुई नजर आएगी अगले कुछ दिनों में? हेलो जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ और ये सवाल आपके लिए ही था कुणाल जी, अगर आप अपनी राय दे पाए सोने और चांदी पर। सोने और चांदी में थोड़ा पुल बैक आ सकता है इतना गिरने के बाद, बट नियर टर्म में बहुत तेजी नहीं होगी। ऊपरी स्तरों पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है और वेट करना चाहिए। अभी बाइंग फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, डिप पे बाय करना चाहिए। पर बाय करने की खरीदारी, लेकिन कितनी गिरावट दिख सकती है अगले कुछ दिनों में अगर आप क्वांटिफाई कर पाए? सिल्वर अराउंड $45 तक लग रहा है और गोल्ड अराउंड $3,900 तक लग रहा है। तो 45 और $3,900 के आसपास आता है, वहां से धीरे धीरे आप फ्रेश बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अभी फिलहाल सेल ऑन राइज की रणनीति इंटैक्ट रखनी चाहिए। सेल ऑन राइज की रणनीति इंटैक्ट, 3,900 तक फिर गिरता हुआ सोना नजर आ सकता है। और चांदी की बात करें तो $45 पर आउंस तक की गिरावट यहां पर नजर आ सकती है और अगर इन लेवल्स तक सोना और चांदी गिरे तो फिर खरीदारी के मौके बनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बाकी कमोडिटीज पर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और ब्रेक के पहले हमने सोने और चांदी की बात की, लेकिन अब कच्चे तेल पर नजर डालते हैं। यहाँ पर भी काफी एक्शन दिखा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम को बयान दिया। उन्होंने कहा कि रशिया पर एडिशनल सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इसी के चलते उन्होंने 3 या 2 बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी रशिया की, उन पर बड़े सैंक्शंस लगाए हैं, जिसके चलते ग्लोबल सप्लाई कम होने की उम्मीद है और इसी के चलते कच्चे तेल में तेजी दिखी। कल 2.5% की तेजी के साथ ब्रेंट क्रूड बंद होता हुआ नजर आया। आज भी तेजी के साथ शुरू और एमसीएक्स के रेट्स आपके स्क्रीन पर 4% की तेजी के साथ 5,360 के आसपास क्रूड एमसीएक्स कारोबार करता हुआ। याद रखें, अमेरिका के स्कॉट बेसेंट यानी व्हाइट हाउस के ट्रेड सेक्रेटरी ने भी कहा कि एडिशनल सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे। आज या कल में उसका अनाउंसमेंट आएगा। तो अगर एडिशनली और भी कुछ आता है तो और ज्यादा दबाव कच्चे तेल पर दिखेगा और उसके चलते तेजी नजर आ सकती है। और याद रखिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव खबर है। करीब 80 से 90% ऑयल रिक्वायरमेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं, तो अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर होता है, इन्फ्लेशन पर होता है, तो काफ़ी सारे रिपरकशंस और इकोनॉमी पर भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे मेहमान अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथमेश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, कच्चे तेल पर आपकी क्या राय होगी ग्लोबल मार्केट में, और क्रूड एमसीएक्स पर बात करें तो ट्रेडिंग के लिहाज से क्या व्यू होगा? आई थिंक फिलहाल के लिए क्रूड जो है ऊपरी रेंज 5,450 है और नीचे वाला 5,250 है। इस रेंज में क्रूड ट्रेड करेगा। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 5,270 पे एंट्री करना चाहिए, 5,190 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में टारगेट 5,450 के रखने चाहिए।
ठीक है, तो ये नजरिया ब्रेंट क्रूड और इसी के साथ क्रूड MCX पर भी। अंकित, आपका व्यू क्या होगा? जी बिल्कुल, जैसा प्रतिम जी ने बोला है उसी व्यू के साथ जाऊंगा। तो कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो 5280 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5100 का लगा के रखेंगे। टारगेट इसके अंदर 5450 तक देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स जो है धीरे धीरे चेंज होते नजर आ रहे हैं। रशिया के ऊपर टैरिफ है वो तो है ही, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी है, वो भी वापस से तैयारी कर रहा है अमेरिका कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तहत वापस से वो क्रूड ऑयल बाय करने की बात कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें तेज होते नजर आएंगे। ओवरऑल सिचुएशन की बात करूं इंडियन मार्केट में तो 4700 का लेवल टूटना काफी मुश्किल है। और अगर वीकली क्लोजिंग 5350 के ऊपर अगर आती है तो आने वाले टाइम में हमें 5900 से 6000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ स्ट्रक्चरली बात करें तो ओपेक प्लस ने काफ़ी सप्लाई बढ़ाया है, जिसके चलते ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो आई थिंक करीब 14 से 15% की गिरावट कच्चे तेल में नजर आई है। प्रथमेश जी, क्या व्यू होगा आपका? क्या आपको लगता है कि सप्लाई घिलट के चलते इस साल और अगले साल भी ट्रेंड देखेंगे तो कच्चे तेल का डाउनवर्ड ट्रेंड ही होगा? आई थिंक कहीं ना कहीं $60 एक जो है वो बेस बन के चल रहा है। तो $60 जो है ऑलमोस्ट सारे प्रोड्यूसर्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के करीब ही होता है। तो $60 पर बैरल के नीचे जाना मुश्किल दिखता है। ऊपरी जोन अगर कुछ वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, वापस जो पॉलिटिकल टेंशंस अगर बढ़ जाती है तो $80 to $85 पॉसिबल है। बट फिलहाल के लिए ये बीच में ही रहेगा और ज्यादा से ज्यादा $5 अपसाइड और $5 नीचे डाउन साइड ये डॉलर में ये रेंज में आपको क्रूड ट्रेड होते हुए दिखेगा या कच्चे तेल पर। लेकिन ब्रेक के पहले हमने सोने और चांदी की बात की थी और सेंट्रल बैंक खरीदारी कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, उन्होंने किस तरह की खरीदारी की है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में करीब 0.2 टन की खरीदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। कुल गोल्ड रिजर्व का भाव अब $95 अरब के करीब पहुंच चुका है और इसी के साथ चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी पहले 6 महीने में 0.6 टन सोने की खरीदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बात करें या अपने खुद के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, खरीदारी का ट्रेंड कंटिन्यू होता ही नजर आ रहा है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व अब 880 टन के पार पहुंच चुका है। हाल फिलहाल में काफी खरीदारी की है। सितंबर 2025 के आंकड़े हमने आपके सामने रखे और 2024-25 यानी पिछले साल की बात करें तो आरबीआई ने करीब 54 टन सोना एडिशनली बाय किया था और इसी के चलते सुरक्षित निवेश माने जाने के कारण सोने की मांग ग्लोबल मार्केट में बढ़ी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एडिशनल खरीदारी की है। तो सोने और चांदी और कच्चे तेल की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा बाकी मेटल्स की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स और बेस मेटल्स पर। प्रथमेश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कहां पर खरीदारी के मौके आपको नजर आ रहे हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स बास्केट से? मेरे ख्याल से कॉपर में काफी अच्छा करेक्शन हुआ है नीचे और पॉसिबिलिटी करेक्शन मेरे ख्याल से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में भी देख सकता है। 980 के करीब नीचे फॉल हो सकता है कॉपर, तो कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी और कॉपर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 992 के करीब बेचना चाहिए, 996 का स्टॉप रखना चाहिए और टारगेट 983 के लिए रखना चाहिए। नजरिया कॉपर पर खरीदारी की राय यहां पर आती हुई, अंकित आपसे पूछना चाहूंगी क्या राय होगी आपकी इंडस्ट्रियल मेटल्स पर? व्यू अलग जाएगा इसमें, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट बिल्कुल स्टॉप लॉस के बिल्कुल बिना स्टॉप लॉस लगाए कभी भी ट्रेड ना करिए। तो मुझे लगता है कि 980 के आसपास अगर मिलता है तो कॉपर के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। 974 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 992 तक देखने को मिल सकते हैं करंट कॉन्ट्रैक्ट में। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो ओवरऑल सिचुएशन काफी पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि जिस तरह से चार्ट पैटर्न बना हुआ है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। लेड, जिंक, एल्यूमिनियम हम देख रहे हैं लगातार इसमें तेजी बन रही है। तो मेटल्स के अंदर हमें आने वाले टाइम में काफी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए मैं कॉपर के अंदर बुलिश हूं। मैं जब भी आपसे बात करी है तो 910 925 से लगातार इसके अंदर बाय दे रहा हूं। अगर 1000 का लेवल कॉपर क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में 1118 तक के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। और अंकित, कॉपर के अलावा जिंक, लेड, एल्यूमिनियम यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? स्ट्रक्चरल बाइंग की बात करूं तो जिंक के अंदर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जिंक के अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, तो 300 के ऊपर चल रहा है, तो काफी अच्छा एक पॉजिटिव जोन बना हुआ है। तो 300 के आसपास में खरीदारी करी जा सकती है पोजिशनल बेसिस पे। 284 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके अंदर आने वाले टाइम में 330 से 360 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 315 से 318 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और प्रथमेश, आपके कॉपर के अलावा और कोई ट्रेडिंग कॉल्स इंडस्ट्रियल मेटल से? कॉपर बेस्ट पिक रहेगा यहाँ पे।
ठीक है। और इसके अलावा चाइनीज़ इकोनॉमी की बात करें तो अगर उसके चलते कोई इम्पैक्ट आप इंडस्ट्रियल मेटल्स में देखते हैं, चाइनीज़ इकोनॉमी को लेकर आपका क्या व्यू रहेगा, जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आ सकता है? प्रथमेश, ये सवाल आपके लिए था। मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से कोई भी न्यूज़ आती है तो सारे बेस मेटल्स में वैसे मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है और चाइनीज इकोनॉमी मेरे ख्याल से धीरे धीरे ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है और पॉसिबिलिटी ये सारे बेस मेटल के लिए अच्छा डायरेक्शन दिखता है। सो मेरे ख्याल से बेस मेटल्स के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है वो ब्राइट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिकली चाइना को छोड़कर यूएस इंडिया, यूएस चाइना, रशिया यूक्रेन, सारी सिचुएशंस जो है गोल मिलाकर मेरे ख्याल से बेस मेटल्स के लिए एक अच्छी डायरेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल गैस पर आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी? काफी वोलेटाइल है ये काउंटर, मेरे ख्याल से अगर इसको ट्रेड करना है तो ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें। 295 का स्ट्राइक प्राइस अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, इस पे कॉल खरीदे, जो आपको 10 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा। ये स्टॉप लॉस 6 रुपए का लगाए, टारगेट 19 के लिए रखे। और अंकित, आपकी ट्रेडिंग रणनीति? कच्चे तेल पर हमने बात कर ली, लेकिन नेचुरल गैस पर? गैस के अंदर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर मैं बात करूं कि पिछला पुराना टाइम अगर देखा जाए तो हर 2 साल में ये एक नया लो मारता है और हर चौथे साल में एक नया हाई मारता है। तो 2026 के लिए मैं काफी पॉजिटिव हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब नेचुरल गैस के प्राइसेस, क्योंकि अब जैसे न्यूज आई थी कि ठंड भी अब बढ़ने वाली है, तो जो फोरकास्ट है तो ठंड काफी होने वाली है। इसी वजह से हम एनर्जी प्राइसेस के अंदर काफी पॉजिटिव है। तो नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जो आने वाले टाइम में 500 और 550 के लेवल को भी हम टच करते हुए देखेंगे अगले 3 से 4 महीने के अंदर। तो ओवरऑल सिचुएशन इसके अंदर काफी पॉजिटिव है। कोई भी गिरावट आती खरीदारी करके चलें। शॉर्ट टर्म जो स्टॉप लॉस है वो 260 का लगा के रखेंगे। टारगेट 380 से 390 तक देखने को मिल सकते हैं। तो 380 से 390 तक के लेवल्स नेचुरल गैस पर नजर आ सकते हैं। अंकित और प्रथमेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन इतना ही समय था।